जो मुझे लगता है कि हमारा एक दुर्भाग्य है कि यदि व्यक्ति किसी चीज़ में असफल होता है तो हम उस व्यक्ति को असफल मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग नेटवर्किंग को गलत दृष्टि से देखते हैं कि इसका मतलब किसी को मक्खन लगाना इत्यादि, इत्यादि। तो नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं है। ये जो आलस्य और प्रमाद है, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है कि सबसे पहले अपना विज़न उसको बहुत एक क्लियर रखिए, दृष्टि रखिए कि आप वास्तव में बनना क्या चाहते हैं, आप वास्तव में पहुँचना कहाँ चाहते हैं। के साथ में सर आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी सारा देखने, सुनने, पढ़ने में आता है। सर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हिमालय अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। मेनी एक्सपीरियंसेस इन हिमालय। जब मैं अपने टेंट से निकला और मैंने हिमालय को देखा तो 2 अनुभूतियाँ एक साथ हुई। पहली अनुभूति मुझे ये हुई कि मैं कितना तुच्छ हूँ और दूसरी चीज़ एक ऐसी शांति मुझे मिली कि उसी समय मुझे लग गया कि मैं इन्हीं का अंश हूँ, मैं इसी का भाग हूँ। Hi everyone. Today is a matter of really a privilege to have Himanshu sir with us. एक ऐसे व्यक्तित्व जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। Sir, I have been following you on social media, on LinkedIn, your post, and this is really very mesmerizing and to see because you are everywhere. You know, means uh, ऐसा लगता है कि सर ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपसे नहीं सीखी जा सकती। तो आई थिंक सर हमारे यहाँ जो जो यूथ है इंडिया का सर और जो हमारा देश है उसमें आप एक 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 डॉक्टर हिमांशु ने बहुत सारे डॉक्टर हिमांशु की आवश्यकता है सर जिस तरीके की स्थिति परिस्थितियाँ है सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बीइंग ऑन अवर लेट्स टॉक शो सर। इट्स रियली प्रिविलेज हैविंग यू ऑन अवर टॉक शो सर। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं सर के साथ में बातचीत करना और मेरे लिए एक बहुत ही इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव सर ऑन द लेट्स टॉक शो। So thank you so much for allowing us to be, here in the IIM campus Indore. My pleasure. Yeah. So दोस्तों ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था सर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर जर्नी। आई हैव सीन योर पॉडकास्ट अर्लियर बट इट्स ऑलवेज बेटर देन इफ यू कैन जस्ट स्पीक अबाउट योर जर्नी सर। Sure, sure. So, I was born in Kanpur, which is where I studied and did my schooling till last 12th. And after my class 12th, I went to KREC Suratkal, which is called in IT Karnataka, and did my electrical engineering. After that, I worked with Tata Steel in Jamshedpur for 8.5 years. And while I was working with Tata Steel, that's when I found out what my true passion was. I had that moment of epiphany when I figured out the purpose of my life. And therefore, I went back to college at IIM Ahmedabad and completed my PhD in negotiation and then started teaching. So I taught at XLRI for 1 year. I'm Lucknow for 10 years. For 2 years, I was the dean of the India campus of SDA Bocconi and a professor at SDA Bocconi Milan. And for the last 6 years, now I'm the director of IIM Indore. Wonderful sir. In fact sir I did my human resource from Excel आदि है। सो सर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न सर ये होगा कि आप ये सब करते कैसे हैं? मीन्स when it comes to your roles and responsibility in IIM, it's really you have shown Indore city through Indore city to the world that how things can really move ahead. एंड ऑलवेज योर आपका पूरा का पूरा जो पर्सनैलिटी है सर ऊपर से नीचे तक इफ आई सी कि व्हेन आई सी द मल्टीपल लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी विच आई टॉक अबाउट बहुत रेयर टू रेयर कॉम्बिनेशन है सर ये कि इंग्लिश में यू आर वेरी प्रोफिशिएंट एज वेल एज इन संस्कृत विच इज द रूट ऑफ एंड द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। Few pointers on that how do you do and probably if you can share about your own routine sir which is really very very helpful for our audience sir. Okay. So, first of all, to begin with, so far as the languages are concerned, तो मेरी प्रथम भाषा संस्कृत ही थी। तो मेरे परनाना पंडित कृष्णलाल शर्मा, उन्होंने एक कन्या पुत्री पाठशाला खोली थी, जो अभी कटास राज का एक जो मंदिर है, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, तो उसमें पंडित जी अपनी सेवा दिया करते थे, उसके पुरोहित थे। और वहीं पे झेलम डिस्ट्रिक्ट में एक डालवाला नाम का गांव है, जहाँ पे पंडित जी ने कन्यापुत्री पाठशाला संस्कृत में पढ़ाने के लिए वो दी थी। और जब पंडित जी ने दुगदुगी बजवाई कि भई लड़कियों के लिए मैं एक आश्रम और एक पाठशाला खोल रहा हूँ, तो सबसे पहले लोगों ने बोला कि पंडित जी को क्या हो गया? ये पागल हो गए हैं क्या? क्योंकि उस समय में, उस स्थान में, उस परिस्थिति में
एक तो विद्यालय, वो भी संस्कृत का, वो भी लड़कियों के लिए। लेकिन फिर एक व्यक्ति तैयार हुआ, जिसने अपनी पुत्री को वहाँ भेजने का निर्णय लिया, लेकिन उसने बोला, "पंडित जी, आप तो नहीं पढ़ाएँगे, कोई महिला ही पढ़ाएगी इसे।" तो पंडित जी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को, मतलब मेरी नानी जो है, उनको संस्कृत सिखाई और मेरी नानी को। तो ये मुझे एक तरह से विरासत में मिली है। सो मेरी नानी से मेरी माँ को, और मेरी माँ संस्कृत की और वेदों की प्रकांड पंडिता है। माँ ने शादी के बाद बीए, बीएड, एमए, एमए, पीएचडी की तो ये सब संस्कृत में किया है। तो माँ और मैं वार्तालाप संस्कृत में ही करते थे। और चूंकि मेरे माता-पिता इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते थे, तो उनको हमेशा ये लगता था कि हमारा पुत्र, पहला पुत्र अंग्रेजी अवश्य बोले। तो उन्होंने एक ब्रिटिश ट्यूटर को रखा था मुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए। तो संस्कृत और अंग्रेजी मैंने एक साथ सीखी। तत्पश्चात हिंदी, क्योंकि कॉमन भाषा थी, जिस क्षेत्र में मैं कानपुर में रहता था। और उसके बाद पिताजी के घर गाँव जाता था तो वहाँ पे भोजपुरी, और माँ के यहाँ जाता था तो वहाँ पे पंजाबी। तो इस तरह से कई सारी भाषाएँ वो मुझे मिली। दूसरा जो आपने बोला कि मैं इतने काम कैसे करता हूँ, ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मेरी योग में भी अभिरुचि है, पर्वतारोहण में मेरी अभिरुचि है, उसके बाद एडवेंचर में मेरी अभिरुचि है, स्काई डाइविंग मैं करता हूँ, ज़िप लाइनिंग करता हूँ। उसमें एक चीज़ है कि एक अनुशासन व्यक्ति को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। तो मैंने जो अपने अंदर एक अनुशासन रखा हुआ है कि मैं प्रतिदिन निश्चित रूपेण 1 घंटे व्यायाम करता हूँ। चाहे वो योग हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो वॉक हो, लेकिन 1 घंटा निश्चित रूप से मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए देता हूँ। कम से कम 20 पन्ने किसी भी किताब के अवश्य पढ़ता हूँ, और कम से कम 500 शब्द अवश्य लिखता हूँ, भले ही वो छापने लायक हों चाहे ना हो। तो ये एक मैंने अनुशासन बना रखा है, और इसका मैं निर्वहन हर हालत में करता हूँ। तो मेरी आपके चाहे के माध्यम से जितना भी युवा वर्ग है, उसको भी ये सलाह है कि वो भी अपने जीवन में जो वो चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगता हो, वो अवश्य उसको एक अनुशासित रूप से अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और एक चीज़ अवश्य करें, और वो ये कि अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा दें। क्योंकि एक चीज़ है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है, एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ मस्तिष्क में अनेकानेक विचार आ सकते हैं, लेकिन एक अस्वस्थ शरीर में एक ही विचार रहता है, और वो उसके रोग का। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हमेशा शरीर का ध्यान तो रखना ही चाहिए, और उसके अलावा जो भी व्यक्ति की अपना जो भी वो चाहता है, जिसमें भी उसका पैशन है, इंटरेस्ट है, उसको हमेशा एक अनुशासित रूप से रोज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। इसी से जुड़ता हुआ सर एक और सवाल आ रहा है, प्रश्न आ रहा है मन में कि इट्स बीन सेड दैट दैट एनीथिंग व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, फ्रूटफुल फॉर यू, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, मेसी इन द मिडिल एंड एब्सोल्युटली फ्रूटफुल एट द लास्ट। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर सर मैं बहुत सारे युवाओं में देखता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी जो कुछ अच्छी आदतें मैं भी अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट तो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी नया साल लगा तो 2025 से हम लोग शुरू तो करते हैं, जिससे हमको ये रिजोल्यूशन लेना है, ये करना है। इवन इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल जिम्स आर फुल ऑफ पीपल दिखन, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते सर। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एंड प्रोबेबली आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, ये व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच विल हेल्प देम टू स्टे कंसिस्टेंट विद दैट। ये जो आलस्य और प्रमाद है, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, मेरे ख्याल से। जैसा कि आपने बोला कि साल के आरंभ में बहुत सारे लोग जिम, व्यायामशालाओं के, योगाश्रमों के आसपास रहते हैं, पर जैसे-जैसे साल आगे बढ़ता रहता है, वैसे-वैसे उनकी संख्या वहाँ पे कम होती जाती है, और कई सारे जिम्स इत्यादि में तो विलुप्त हो जाते हैं तो एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि परिश्रम आवश्यक होता है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं होता। परिश्रम के अलावा हमारे अंदर ये दृढ़ता होनी चाहिए कि जो हमने सोचा है, उस दिशा पे हम अनवरत चलते रहें। तो हमारे संस्कृत में कहा भी गया है, हमारे साहित्य में कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो यदि शेर, सिंह जो है, अपना मुख खोल के खड़ा हो जाए या बैठ जाए, तो मृग स्वतः उसके अंदर आके नहीं बैठेगा, शेर को शिकार करना पड़ेगा, और आके क्यों कहा गया है। संभवतः बहुत लोगों को ये जात नहीं होगा कि एक शेर 4 बार प्रयास करता है तो 1 बार सफल होता है। वो 4 बार प्रयास करता है तो 3 बार वो असफल होता है। लेकिन एक सिंह के अंदर इतनी दृढ़ता होती है कि असफल होने के बावजूद
वो थोड़ा-सा सुस्ताता है, थोड़ा आराम करता है और पुनः प्रयास करता है और तीसरी बार भी जब वो असफल होता है, फिर से वो जब प्रयास करता है, तब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हो सकता है पहली बार हम कुछ करें, तो हम असफल हों। Simply because you have failed in one or two things does not make you a failure, you become a failure the day you stop trying. तो इसके लिए जो यूथ है उसको जो मेरी सलाह होगी वो ये कि सबसे पहले अपना विजन उसको बहुत एक क्लियर रखिए, दृष्टि रखिए कि आप वास्तव में बनना क्या चाहते हैं, आप वास्तव में पहुंचना कहाँ चाहते हैं। और एक बार जब आपके पास वो दृष्टि आ गई तो वो दृष्टि आपको दिशा भी देगी। तो उस दिशा की ओर आपको अनवरत बढ़ना है। और दूसरा जो आपने बोला कि व्यक्ति प्रमाद में क्यों पड़ जाता है, तो मेरे एक आयुर्वेद के गुरु हैं स्वामी विदेही योगी जी ने बड़ी सुंदर मेरे को बात बोली थी एक बार कि प्रमाद जो है वो एक तरह से यदि हमको मापना हो तो आप जब सुबह उठते हैं और आप सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, इसके बीच में जो समय का अंतर है उसको प्रमाद बोलते हैं। तो इसके बीच में जितना अधिक अंतर होगा इसका अर्थ है कि आप अंदर उतना अधिक ही प्रमाद है। और वो तो यदि आप जैसे ही उठते हैं वैसे ही अपने बिस्तर से निकल भी जाएं तो आपके जो दिन की शुरुआत है, जो आरंभ है, वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने दिन का आरंभ ही प्रमाद के साथ किया, तो वो प्रमाद फिर पूरे दिन में बाकी जो भी आप कार्य करते रहेंगे, उसमें आता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही आप सो करके उठें, तुरंत बिस्तर से आप निकल जाएँ और जो भी आपने कार्य सोचा है, उसको करना आरंभ करें। तो इस बात की मेरे को पूर्ण रूप से मेरे को विश्वास है कि बाकी जो पूरा दिन है, उसमें भी व्यक्ति प्रमाद नहीं करेगा और वो जो अनुशासन एक व्यक्ति के अंदर है, वो धीरे-धीरे आता रहेगा। और तीसरा जो एक चीज़ है कि छोटे से आरंभ करना चाहिए। शुरू में यदि मैं बोलूँ कि 1 घंटे आप एक्सरसाइज़ करिए, 1 घंटे व्यायाम करिए, संभवतः व्यक्ति से नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये तय कर लें कि आप 10 मिनट निश्चित रूप से करेंगे, कम से कम 2-3 पन्ने अवश्य पढ़ेंगे। अगर आपका म्यूज़िक में अभिरुचि है, संगीत में अभिरुचि है, तो आप गाने सुनेंगे, आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे, जिस तरह का भी आपकी अभिरुचि हो। यदि आपकी कुछ यंत्र बजाने में, वाद्य यंत्र बजाने में अभिरुचि है, तो आप उसको 5 मिनट अवश्य बजाएँगे। तो यदि आप ये छोटे-छोटे चीज़ों को अनुशासित रूप से अपने जीवन में ले आएँगे, तो धीरे-धीरे ये आपके पर्सनैलिटी का एक भाग, अभिन्न भाग बन जाएगा। और तत्पश्चात धीरे-धीरे इसका समय आप बढ़ा सकते हैं और ये आपके जीवन का भाग बने रहेंगे। अद्भुत सर। और सर यकीन मानिए आप जब बोल रहे हैं, इट्स रियली चेंजिंग समथिंग इन मी। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे जो जितने भी जो युवा वर्ग हैं जो जो देखेंगे इसको, सर उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सर, एक पर्सनैलिटी को बनने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है सर। मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी है नित्यानंद जी के साथ में, उसमें आपने बचेंद्री पाल जी का के बारे में बताया, स्पेशली पेरेंट्स का, और जिससे फादर ने आपके जो इंग्लिश ट्यूटर थे। सर, ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें जो एक आइडियल पर्सनैलिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है? और ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं या जो जो स्टूडेंट्स हैं या जो युवा हैं उनके लिए सर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है? तो मैं हमेशा क्योंकि गीता के ही विषय में मैं बात करता हूँ, तो गीता में जो 3 तरह के योग दिए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो मेरे अनुसार युवाओं को उन तीनों का ही संबल लेना चाहिए। ज्ञान योग का अर्थ होता है कि आप पढ़ें। जब आप भिन्न-भिन्न विषयों पे कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपके अंदर रह जाती हैं कि अरे! ये चीज़ जो मैंने पढ़ी, इसका मुझे अनुसरण करना है, उसका प्रभाव एक रह जाता है। तो पहली मेरी सलाह ये होगी कि आप तरह-तरह की पुस्तकें पढ़ें। लोग पूछते हैं कि मैं इस जॉनर की पढूँ या उस जॉनर की पढूँ, किस तरह की पढूँ? जो भी आपके हाथ में आए, उसको आप पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकों के अंदर ये ताकत होती है कि पुस्तकें आपको उन स्थानों पे भी ले जाती हैं, जहाँ आप संभवतः स्वतः नहीं जा सकते। उन लोगों से मिलवाती हैं, जिनसे संभवतः आप जीवन में नहीं मिल सकते और ऐसे-ऐसे आपको अनुभव कराती हैं, जो संभवतः आपके वास्तविक जीवन में नहीं होंगे। तो पुस्तकों के अंदर ये तेज है, ये चमत्कार है। सो बुक्स कैन डू अ लॉट फॉर यू एंड देयरफॉर आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड दैट अ गुड लीडर इज़ ऑलवेज अ गुड रीडर। आपको पढ़ना तो चाहिए। जी, तो ये हो गया ज्ञान योग। कर्म योग का अर्थ ये है कि आप तरह-तरह की चीज़ें करिए, आप कुछ पैशन लाइए और वो पैशन किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी संगीत में अभिरुचि है, तो आप संगीत के ऊपर कुछ काम करिए। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, ये पैशनेट चीज़ें करते हैं अपने काम-काज के अलावा, जो भी आपके बाकी उत्तरदायित्व हैं, उनके अलावा, तो आपका एक सार्वभौमिक और सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा का अर्थ
मात्र किसी स्कूल कॉलेज के में जाकर के एक विद्या का ग्रहण करना नहीं है। शिक्षा शिक्षा जो है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, और यदि हमें सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि हम अन्य चीजें भी करें। और इसीलिए हमारे यहाँ सुभाषित ने बोला भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषा नहीं ना, कि साहित्य संगीत और कला इन तीनों में तो आपकी अभिरुचि होनी ही चाहिए। तो ये हो गया मेरे अनुसार कर्म योग। और तीसरा जो आपने बोला, जिसको भक्ति योग हम लोग बोलते हैं, उसमें भक्ति योग का ये मतलब नहीं है कि आप निश्चित रूप से एक गुरु जो कि कहीं पे तपस्या कर रहे हो उनके पास जाएं। गुरु आपका कोई भी हो सकता है। गुरु का अर्थ है गुरु, अर्थात जो अंधकार को दूर करे। तो आपके जीवन से अंधकार को जो भी दूर करता हो, जैसे मैंने बताया कि मेरे प्रथम गुरु तो मेरे माता पिता ही थे, फिर जितने मेरे शिक्षक थे सबने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। बचिंद्री पालनी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे पर्वतारोहण सिखाया, और उन्होंने मुझे एक तरह से दूसरा जन्म दिया, क्योंकि मेरा दूसरा जन्म हिमालय में ही हुआ है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिमालय पे जाने के बाद मैं द्विज बन गया, क्योंकि मेरा वहाँ दूसरा जन्म हुआ। मुझे ये पता चला कि मेरा जन्म आखिर वास्तव में हुआ क्यों था। इसी तरह से एक चीज जो मैंने अनुभव की है अपने जीवन में वो ये कि हर व्यक्ति हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकता है। हमको सिर्फ ये करना है कि हम लोगों के पास खुले मन से और खुले हृदय से जा रहे हैं कि नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है योग। मैं अष्टांग योग की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम अगर मात्र आसनों को ही देखते, ये योग का तीसरा चरण है यम नियम आसन। तो आसन को ही देख ले, हमने आसन कहाँ से लिए हैं? देखिए, उष्ट्रासन, माजवी आसन, शशक आसन, चांद्रकों से सीखा है हमने, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से सीखा है हमने। आप देखिए, पर्वत आसन, वृक्ष आसन, ताल आसन का, सो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से भी हम सीख सकते हैं। मात्र हमें ये चाहिए कि हम खुले मन से और खुले हृदय से हर व्यक्ति के पास जाएं। तो इस तरह से यदि हम लोगों को देखेंगे तो ये हो गया भक्ति योग, कि हमको कहीं ना कहीं अपना किसी ना किसी में अपना गुरु अवश्य मिल जाएगा। और इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन युवा पीढ़ी करेगी तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, अद्भुत है सर। आपकी हर एक बात अपने आप में सर बहुत सीखने योग्य है। सर मैं बेसिकली कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ। सो आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। कॉर्पोरेट्स में सर बहुत सारे पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्सनल इंटरेस्ट लोगों के होते हैं। इफ समबडी वुड लाइक टू शेप अप द करियर इन द कॉर्पोरेट एंड गो टू द हायर लेडर इन द कॉर्पोरेट, बताइए सर कौन-कौन से ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूट हैं जो मैनेजमेंट की दृष्टि से तो हैं ही हैं, उसमें से अब आपका सर जो जो एसेंस है वो अगर आप मिला के कुछ बताना चाहें? देखिए, कॉर्पोरेट में काफ़ी सारे शोध हो चुके हैं कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। उसमें 4 प्रमुख चीज़ें आई हैं कि ये 4 चीज़ें, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर सेल्फ लीडरशिप, जो स्व नेतृत्व है, उसकी क्षमता आती है, उसके गुण आते हैं। उसमें जो सबसे पहला है, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्शन। इसका मतलब कि आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग नेटवर्किंग को गलत दृष्टि से देखते हैं कि इसका मतलब किसी को मक्खन लगाना इत्यादि इत्यादि। तो नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो कि आपसे भिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, who come from a different background, different region, different religion, different food habits. Why? Because when you talk to people who are different from you, then you have a different conversation. यदि आप ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे जो आपके ही समान सोचते हैं, तो आप उनसे वही बात रोज करेंगे। तो आप कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो एकदम ही भिन्न बैकग्राउंड से आता हो, तो आपके साथ उसका जो वार्तालाप होगी वो किसी अन्य विषय पे होगी जो पहले नहीं हुई है। एंड therefore you will end up learning something and your perspective will become broader and more inclusive. तो ये आपको पहला चीज़ लाना चाहिए कॉर्पोरेट में सक्सेस प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज़ है कॉन्सेंशियसनेस। और कॉन्सेंशियसनेस का अर्थ है अनुशासन लाना, कर्तव्य निष्ठा लाना। अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन लाना, ऑर्गेनाइज्ड होना, अपने जीवन शैली को उचित करना। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेंशियस लोग होते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, लोग उनके ऊपर अधिक विश्वास करते हैं। तो आपको एक ये लाना चाहिए अनुशासन की, जैसे मैंने बताया है कि अगर आप थोड़ा-थोड़ा समय हर चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं उस पे व्यतीत करें, और खासकर अपनी लर्निंग के लिए, तो वो एक आवश्यक है। तीसरा बोलते हैं ओपननेस। यू शुड बी ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग। एक जो मुझे लगता है कि हमारा एक दुर्भाग्य है कि यदि व्यक्ति किसी चीज़ में असफल होता है तो हम उस व्यक्ति को असफल मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमको एज़ अ कल्चर, सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता के रूप से हमको इस
देश में ऐसा कल्चर लाना चाहिए कि लोग एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जब तक लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ पे कोई एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी नहीं बनेगी। और इसलिए हमको कम से कम जो हमारे परिवार में हैं, जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि यदि ट्राई करो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ट्राई करो। यदि असफल हुए तो क्या हुआ? पुनः उठ करके खड़े हो और संबल के साथ उस दिशा की ओर बढ़ते रहो। तो ये एक अपने अंदर भावनात्मकता लाना कि मैं असफल होने से डरूँगा नहीं, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, आई बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ये आवश्यक है कॉर्पोरेट में सक्सेस के लिए। और चौथी चीज़ जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात लोगों की भावनाओं को समझना और स्वयं को भी भावनात्मक रूप से दृढ़ करना। क्योंकि कभी-कभी हम अपने भावनाओं में बह जाते हैं, और जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो ना हमारा अपनी भावनाओं पे नियंत्रण होता है और ना हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर पाते हैं। तो यदि ये एक हम अपने अंदर शक्ति ला सके, तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये कॉर्पोरेट सक्सेस के लिए नितांत आवश्यक है। अद्भुत सर। एक पर्सनल सवाल इस प्रश्न से आ रहा है सर, आपसे बात करते हुए। ये जो थॉट्स आपके हैं सर, ये थॉट्स हाउ दिस कम्स एट योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड यू आर एबल टू डिलीवर सर? मतलब मैं भी सब बहुत जगह जाता हूँ बोलने के लिए, और काफ़ी सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस और बाकी जगह देता हूँ सर। मैं भी, मी बीइंग अ कॉर्पोरेट एल&डी है सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन जो शुद्धता है सर विचारों की, ये बहुत अद्भुत है सर आपके साथ में, जो मैं साक्षात्कार कर पा रहा हूँ सर। ये सब कैसे कैसे आती है? इस बिकॉज़ ऑफ द हैबिट रीडिंग, व्हाट इज़ दैट? आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ रीडिंग। यू सी व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, मैं बहुत ही साधारण परिवार से आया, तो हमारे 2 कमरे थे और उसी में हम लोग सब लोग रहते थे। लेकिन एक चीज़ जो 2 कमरों में भरी हुई थी, वो थी भिन्न-भिन्न पुस्तकें, और उसमें अधिकतर संस्कृत साहित्य था। और चूँकि जैसा मैंने बताया कि मेरे माता-पिता ये भी चाहते थे कि मैं अंग्रेजी में भी पारंगत बनूँ, तो अंग्रेजी साहित्य भी था। तो इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर ये मैंने एक साथ पढ़ा। तो कभी-कभी कुछ माता-पिता मेरे से पूछते हैं कि हम अपने बच्चे के अंदर पढ़ने की आदत कैसे डालें? क्योंकि बच्चा वीडियो गेम्स खेलता है, बच्चा टीवी पे कुछ ना कुछ खेलता है, प्लेस्टेशन पे खेलता है। तो मेरा उनको सुझाव, मैं पेरेंटिंग के सुझाव मुझे देने चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा सुझाव होता है कि यदि मैं अपने जीवन को ही देखूँ, तो जब मेरे आस-पास मात्र किताबें ही थी, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, मेरे पास और कोई विकल्प था ही नहीं। मैं अंततोगत्वा किताब उठा के ही पढ़ूँगा, क्योंकि आस-पास किताबें ही हैं। तो इसलिए मेरा पेरेंट्स को भी यही सुझाव रहता है कि आप बच्चे के आस-पास जो रखेंगे, अंततोगत्वा वो उसको उठाएगा ही। तो अगर आपने उसके आस-पास वीडियो गेम्स रखे हैं, तो वो वीडियो गेम्स उठाएगा। और यदि आपने उसके आस-पास किताबें रख दी हैं, तो आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। कभी न कभी तो वो पुस्तक उठाएगा ही, और यदि वो अच्छी पुस्तकें हैं, तो वो निश्चित रूप से उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित होगा और वो कुछ करने का प्रयास करेगा। तो मेरे जीवन में कम से कम मुझे लगता है कि इस कारण से आया है। और दूसरा जो आपने बोला कि विचारों की शुद्धता या वो क्लैरिटी ऑफ थॉट, आई थिंक इट कम्स बिकॉज़ ऑफ रीडिंग। क्योंकि मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ कि दिमाग में मेरे कहीं न कहीं वो बनता जाता है। जैसे ही मैं कोई नई किताब पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर जो भी होता है, वो कहीं न कहीं जाकर के स्टोर हो जाता है कि अच्छा मैंने पहले भी ऐसा पढ़ा था, अब इसके अंदर ये और जाकर के स्टोर हो गया, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि किताब पढ़ने का भी एक अनुशासन होता है। तो जिसको बोलते हैं, जिस तरह से गाय इत्यादि जो पशु जुगाली करते हैं, तो पुस्तकों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सो बुक्स नीड टू बी च्यूड एंड देन रूमिनेटेड अपॉन एंड देन डाइजेस्टेड। तो मैं कभी भी कोई पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पहले उसको द्रुत गति से एक बार पढ़ लेता हूँ, और फिर मेरे दिमाग में आता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ देखा था कि जो मुझे पुनः पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं उसको आराम से पढ़ता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा विचार करता हूँ, थोड़ा ध्यान केंद्रित करता हूँ, उसके विषय में सोचता हूँ। तो जब ऐसे करता हूँ, तो वो नॉलेज स्टोर होती रहती है। और इसी तरह से जितनी भी तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ, मैंने जैसे बोला कि मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ लिटरेचर पढ़ता हूँ या फ़िक्शन पढ़ता हूँ या नॉन फ़िक्शन पढ़ता हूँ। जो मेरे हाथ में लग जाए, वो पढ़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी विचारों की शुद्धता आती है, विचारों की क्लैरिटी आती है। और तीसरा ये कि जब आप बोलते हैं, एक अध्यापक को कम से कम एक ये चीज़ नेचुरली मिल जाती है, क्लास लेते हैं और तो जब आप बोलते हैं कोई चीज़ और किसी को समझाते हैं, तो जो चीज़ आप व्यक्ति को समझाते हैं, वो पहले आपको समझ में आनी चाहिए। तो लोगों को समझाते-समझाते भी एक आपकी विचारों की शुद्धता और क्लैरिटी आ जाती है। एंड व्हिच इज़ व्हाई दे से दैट इफ यू वांट टू रियली लर्न समथिंग, मेक श्योर दैट यू आर टीचिंग इट। एंड इफ यू कैन टीच इट टू अ 5-year-old, that means that you have absolutely understood the concept.
तो मेरे ख्याल से यही एक मापदंड है कि यदि आपने जो भी पढ़ा है वो एक 5 वर्ष के बच्चे को अगर आप समझा सकते हैं तो इसका मतलब आप उसको इंसान समझ रहे हैं। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें यदि व्यक्ति करेगा तो मेरे ख्याल से वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। बहुत अच्छा सर। ये सब हमारा सौभाग्य है, अक्सर आपके साथ साक्षात्कार हो रहा है। सर एक और सवाल था, अब हिमालय के साथ में सर आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी सारा देखने, सुनने, पढ़ने में आता है। हम प्रवाह के बारे में बात करेंगे इसके बाद में सर। सर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, पढ़े भी हैं कि ऐसा बोलते हैं कि हिमालय अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। मतलब उसके अंदर शंबाला का जैसा लोग ज़िक्र करते हैं, और चाइनीज़ जो फिलॉसोफर है वो काफ़ी सारा उसके बारे में बात करते हैं। डिड यू हैव समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस देयर सर? Many experiences in the Himalayas. So I call Himalayas my spiritual abode. मैं बोलता हूँ कि वो मेरा आध्यात्मिक घर है। जब मैं पहली बार हिमालय गया था और पहली बार अपने टेंट से निकल कर के मैं रात में पहुंचा था, उत्तरकाशी नाम की एक जगह, और उसके पास में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का पूरा कैंप है। तो मैं रात में पहुंचा था, तो उस समय कुछ ज़्यादा कुछ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। परंतु काका, जब मैं अपने टेंट से निकला और मैंने हिमालय को देखा तो 2 अनुभूतियाँ एक साथ हुई। पहली अनुभूति मुझे ये हुई कि मैं कितना तुच्छ हूँ। ये एक ह्यूमिलिटी आ रही, क्योंकि हिमालय इतने विशाल हैं कि वो सबसे पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि भई आप कुछ भी नहीं हैं। आपका जो अस्तित्व है वो कुछ भी नहीं है इन विशाल पहाड़ों के मध्य में। और दूसरी चीज़, एक ऐसी शांति मुझे मिली कि उसी समय मुझे लग गया कि मैं इन्हीं का अंश हूँ, मैं इसी का भाग हूँ। और उस दिन मुझे ये भी समझ में आया कि संभवतः मेरे माता-पिता ने ये नहीं सोचा होगा जब उन्होंने मेरा नाम हिमांशु रखा, कि मैं हिम का ही अंश और हिमालय का ही अंश बन जाऊँगा। तो हिमालय में जा कर के मुझे ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, इनको मैं कोई चमत्कारी चीज़ नहीं बोलूँगा, परंतु हिमालय में जाकर के एक जो मस्तिष्क की क्लैरिटी है, मुझे वो मिलती है। हिमालय में जाकर के जो भी मेरे अंदर प्रश्न होते हैं, जैसे कोई मुझे कठिन निर्णय यदि लेना होता है या कभी मैं उधेड़-बुन में होता हूँ, तो मैं हिमालय जब जाता हूँ, तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो एक आंतरिक बात, अपनी अंतरात्मा से जो एक वार्तालाप, उसके लिए जो हिमालय का माहौल है, जो उसके आस-पास जो आध्यात्मिकता है, जो कि कितने सारे न जाने कितने सारे ऋषि-मुनि और कितने वर्षों से, कितने हज़ारों वर्षों से उन्होंने हिमालय की गुफ़ाओं में, हिमालय की कंदराओं में पूजा की है, प्रार्थना की है, अर्चना की है। तो मेरे ख़्याल से वहाँ पे एक माहौल बन गया है, वहाँ की हवा में ही, वहाँ की वायु में ही कुछ है, तो जिससे ये मुझे मिलता है। और मैं हिमालय जब भी जाता हूँ तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि हिमालय मुझसे बात कर रहा है। एंड आई एम होपिंग दैट आई एम नॉट स्किज़ोफ्रेनिक, मुझे लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। बट आई थिंक दे प्रोवाइड यू विद एन अपॉर्च्युनिटी एंड अ स्पेस एंड अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट। आत्मचिंतन और आत्ममंथन, वो करने का आपको हिमालय वहाँ पे एक अवसर देता है, और इसलिए मुझे हिमालय से बहुत कुछ मिलता है। और मुझे लगता है जो भी हिमालय जाएगा उसको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त ही होगा। आप सर बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। यार नेक्स्ट स्टेज पे निश्चित रूप से आपको भी जाना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा सर, अति सुंदर। सर प्रवाह के बारे में बताइए सर। मैंने हालाँकि अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, हुँ। बट नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। व्हाट आर द फ्यू लर्निंग्स ऑफ प्रवाह व्हिच रियली मेड यू टू ऑब्जर्व दिस बुक सर, एंड व्हाट पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट? सो प्रवाह मैंने लिखी, ये मेरे एक अखबार है स्वदेश करके, जिसमें मैं प्रति सप्ताह एक साप्ताहिक कॉलम लिखता हूँ, और वो कॉलम आध्यात्मिकता पे है। तो प्रवाह मेरे उन्हीं कॉलम्स के 125 जो आलेख हैं, उनका संकलन है। और उसमें मैंने 3 चीज़ों के विषय में मैं साधारणतया लिखता हूँ। इसमें वेदों से और उपनिषदों से और गीता से। और गीता जैसा कि मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में, साक्षात्कारों में बोल चुका हूँ कि ये जो वेद का जो 40वाँ अध्याय है और उसके 17 मंत्र हैं, जिनको ईशोपनिषद भी कहा जाता है, उन्हीं का विस्तृत स्वरूप गीता है। तो उनसे ज्ञानार्जन करके ये मैंने 125 आलेख लिखे हैं, और इसमें मूलतः 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि स्व क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ? दूसरा ये कि मेरे आसपास जो सृष्टि है, उसका स्वरूप क्या है? और तीसरा ये कि मेरा इस सृष्टि के साथ क्या संबंध है? तो मूलतः ये जो 125 आलेख हैं, ये इन्हीं 3 पे आधारित है, और इन्हीं 3 को वो विस्तृत रूप से बताते हैं। तो जो भी प्रवाह को पढ़ेगा, और इसका नाम मैंने प्रवाह इसलिए रखा कि जैसे एक नदी प्रवाह होता है,
तो एक नदी प्रवाह की भांति मानव जीवन भी दोहरे पाटों के मध्य से जाता है। कभी दुख के क्षण होते हैं, कभी सुख के क्षण होते हैं, और इन दोहरे पाटों के बीच में मानव अपना जीवन कैसे अर्जित कर सकता है, कैसे उस जीवन का निर्वाहन कर सकता है, और अंततोगत्वा जिस प्रकार से एक नदी एक समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से ये जो व्यक्ति की आत्मा है, जीवात्मा है, वो परमात्मा से कैसे मिले। प्रवाह उन्हीं के ऊपर आलेख है। बहुत बढ़िया सर। मैंने जब बुक का जो फ्रंट पेज देखा तो मेरे को एक निहाय चीज़ें निहाय की बुक है द फ्लो, जो मैनेजमेंट में अक्सर पढ़ाई जाती है, लोग पार करते हैं, तो उसका तुरंत वो एक मस्तिष्क पटल पे सर निकल के आया कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। सर अगर आप मेरी जगह होते तो क्या क्वेश्चन पूछते हिमांशु राजी से? नहीं, जितने भी आपने प्रश्न पूछ रहे थे वो पूछिए। जी। संभवतः मैं आपसे क्योंकि अब समय भी हो रहा है, तो संभवतः मैं आपसे ये पूछता कि आपका मैसेज क्या है? आपका इस दुनिया में इस युवा वर्ग को क्या संदेश है? तो संभवतः मैं आपसे ये जी सर। तो बताइए सर इसका आप प्रोफेसर। So, my message to the youth through your podcast is live without fear and live free. बिना भय के अपना जीवन जियो, और एकदम खुले और स्वतंत्र मन से और मस्तिष्क से अपना जीवन जियो। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, बाल्यकाल में हमें किसी चीज़ से भय नहीं लगता, और हमारे स्वप्न हर दिशा में जाते हैं। को लगता है हम ये भी बन सकते हैं, हम वो भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, कहीं न कहीं से भय, कुछ समाज लेकर के आ जाता है, कुछ परिवार लेकर के आ जाता है, कुछ हमारे आस-पास के लोग हमारे मन में डाल देते हैं कि अरे इतना मत उड़ो, इतना मत सोचो। तो मेरा युवा वर्ग को ये कहना है, और ये मेरा संदेश है कि आज भारत जहाँ पे खड़ा हुआ है, द cusp at which India is standing, this is the best place and this is the best time of their life to actually do something. जिस तरह की हमारे पास भारत में अभी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह के अवसर हैं, तो उसका सदुपयोग करे युवा वर्ग, और एकदम निर्भीक होकर के अपने स्वप्नों पे और अपनी आकांक्षाओं के ऊपर अपने जीवन का निर्वहन करे। यही मेरा संदेश है। बहुत बढ़िया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इतने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकालने के लिए सर। इट्स रियली माय ऑनर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट सर। Thank you very much. It was my pleasure. थैंक यू सो मच सर।